हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है आज मूल विधि। मूल विधि में वीएनएस यानी कि आईपीसी की धारा और वीएनएस ये सभी क्वेश्चन जो यूपीएससी में आए हुए हैं सभी की व्याख्या सहित है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। हर पॉइंट दिया गया है, तो जो भी नए हो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार एक थाने में प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड तथा एफआईआर तैयार करना है। तो क्या है, कौन सी धारा है? धारा 154 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 154 है। आइए, पहले यह सीआरपीसी की धारा 154 में थी, परंतु अब यह बीएनएस की धारा 173 में वर्णित है। बीएनएस की धारा किस में है? 173 में। इसको भी याद रखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। धारा 357 ए है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। धारा 357 का ए, ऑप्शन नंबर डी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो यह पीड़ित मुआवजा से संबंधित है। क्या पीड़ित या उनके आश्रितों को मुआवजे के प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध कराता है? अब इसका वर्णन बीएनएस की धारा 396 में है। किसमें है? 396 में किया गया है। पीड़ित मुआवजा योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 396 में प्रदान की गई है। इसे 2009 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी में शामिल किया गया था, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न नंबर 3 है, पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की किस धारा के तहत जारी किया जा सकता है? तो कौन सी धारा है? धारा 125 है, 125 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी आप प्रावधान धारा 144 वीएनएस के तहत पत्नी और बच्चों का भरण पोषण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 144 पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड किस सिद्धांत का एक प्रकार है? तो कौन सा है? तो यह क्षतिपूर्ति का है। किसी की क्षतिपूर्ति मतलब कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत जो पीड़ित होते हैं, क्षतिपूर्ति स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध से हानि या क्षति हुई है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए धनराशि दी जाती है ताकि क्षतिपूर्ति हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 396 में पीड़ित प्रतिकार स्कीम को प्रावधानित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है? तो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब। 5 का क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर डी। धारा कौन सा? 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परंतु अब यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 185 और 123 में 185 में क्या है? तलाशी है, और 123 में जब्ती है की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करती है।
ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि तलाशी पारदर्शिता और सही प्रक्रियाओं के साथ की जाए, जिसमें उचित दस्तावेजीकरण और गवाहों की उपस्थिति शामिल है, ताकि शक्ति का दुरुपयोग न हो। क्या हो? ना हो। प्रश्न नंबर 6 है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत सीआरपीसी की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट, जिसे दंडाधिकारी कहते हैं, से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो कौन सी की जा सकती है? तो कौन सी धारा है? तो धारा 190 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नवंबर 2021 का है, थर्ड शिफ्ट का। 8 प्रश्न आते हैं सीआरपीसी और आईसीपीसी से। अब सीआरपीसी और पीसी हट गया है तो बीएन हो गया है, बीएनएस हो गया है और बीएनएस हो गया है। तो अब ये पढ़ते चलिए और सबको आपको व्याख्या भी उससे अटैच क्वेश्चन जो बनने वाले हैं सभी को कराया जा रहा है। यह धारा इस आवश्यकता से शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट से किसी अपराध की संज्ञान लेना चाहता है, उसे एक लिखित शिकायत या जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। बीएनएसएस की धारा 223 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जाती है। तो कौन सी धारा है? 223। आगे है दंडाधिकारी, जिसे मजिस्ट्रेट कहते हैं, जो सीआरपीसी की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा आदेश संदर्भ में लिखित बिंदुओं को संबंधित ज्ञात करें। तो साथ में क्या हो जाएगा? ए और बी क्या है? पढ़ लीजिए पहले। आदेश जारी करने में अनियमित कार्यवाही को नहीं रोकती है। दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भावना से पारित किया गया होगा। तो यानी कि दोनों सही हैं। ए बी जोन है, ए का तर्क है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 460 कौन सी धारा है? सीआरपीसी की है। अनुसार अनियमितताएं जो कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती हैं। आदेश जारी करने में अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोक सकती, क्योंकि दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भावना में पारित किया होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की? तो कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय युवा वकीलों का संगठन बनाम केरल राज्य, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन संगठन बनाम केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो 9 को हो जाएगा सी 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। अगला है 10 नंबर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जिसे रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 में किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो 10 का हो जाएगा न तो संगठित और न तो असंगठित क्षेत्र, दोनों पे लागू नहीं होता है। पूर्व जो गर्भाधान है और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी, जिसे लिंग चयन निषेध कहते हैं, लिंग का चयन नहीं कर सकते, अधिनियम 1994 को किस अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है? तो निपटने के लिए क्या किया गया है? अधिनियमित किया गया है। 11 का डी हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। 10 का आप गलत हो गया था। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी है संगठित और असंगठित क्षेत्र। 10 का सी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। 11 हो गया, 12 देख लीजिए। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावना पूर्वक सूचना देता है, उसका क्या दायित्व है? तो उसका कोई दायित्व नहीं है। तो कोई दायित्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? तो
कौन सी है क्षमता है। नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, आकृतिक कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, पक्षकार का आचरण जिसमें परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। तो कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा सी। ए और बी तीनों सही हैं, को है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों ए बी और सी। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, किस आयोग को यौन अपराध, बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो कौन से सौंपा गया है, तो सौंपा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं, जिसे पॉस्को बोलते हैं। पॉक्सो क्या है, अधिनियम 2012 में आया था। धारा 15 का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा के तहत बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण शब्द की स्पष्ट व्याख्या की। पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जागरूकता। पॉक्सो को अधिनियम 2012 की धारा 43-44 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये था पॉक्सो के बारे में। प्रश्न नंबर 15 है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में कब संशोधन किया गया था। तो हाल ही में जो है इसका संशोधन किया गया था। कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। तो ये आया था 2021 में आया था, 19 में संशोधन हुआ था। तो अभी BNS के संशोधन हुआ है, उसको भी जरूर पढ़ते चलिएगा। वीडियो में हम आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 वीडियो में पक्का पूरा फंस जाएगा। आइए, पेनेट्रेटिव यौन हमला तो क्या है, ऐसे अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक 7 से 10 वर्ष की न्यूनतम सजा की व्याख्या की गई है। यदि कोई व्यक्ति कम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर पेनेट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये प्रावधान है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की श्रम कारावास, 6 वर्ष की क्या लिखी, श्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वह मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे। बाल एवं शोषण के मामले थे। क्या हुआ था, 6 वर्ष की श्रम यानी कि काम के साथ जो बोलते हैं श्रम। तो कौन सा था मामला, था एंकरेज मामला। 16 का एक करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या है एंकरेज मामला। एडीएम जबलपुर था, बनाम शिवकांत शुक्ला। एडीएम जो जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला थे। मामला राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के निलंबन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला था। ये क्या था, ऐतिहासिक फैसला था। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की है। तो कौन सी है राज्य है, कौन सा राज्य है, तो कौन सा, 17 का हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान राज्य। सूचना का अधिकार बहुत बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। देख लीजिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। आइए, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है। तो कितने रुपए तक बढ़ सकता है, तो 25,000 रुपए तक बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं सूचना के अधिकार में, ये तो कितनी है, 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर आधारित किया है, तो किस पर आधारित किया है, तो 20 को हो जाएगा जन सूचना अधिकारी पर किया है। तो जन सूचना अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है। जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं उनको हटाने की शक्ति है, तो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यही नियुक्ति करते हैं, यही हटा भी सकते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। सूचना का अधिकार कब है? 2005। किस पर लागू नहीं होता है? तो किस पर लागू नहीं होता है? तो किस पर नहीं होता है? निजी प्राधिकरणों पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। प्रश्न नंबर 23 है, किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालते हैं का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपराधियों को खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है उसे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। 20 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट की है। 23 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद धारा 8A है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो कौन सी धारा के तहत अनिवार्य है? तो धारा 4 के तहत अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। 25 नंबर है, सूचना का अधिकार अधिनियम के किस धारा सूचना के प्रकटीकरण में छूट प्रदान करती है? तो छूट प्रदान करती है कौन सी धारा है? तो धारा है 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है? एक आरटीआई आवेदन निम्न में किया जा सकता है। तो आरटीआई जो होता है कहाँ दायर किया जा सकता है? हिंदी में, इंग्लिश में या क्षेत्राधिकारी भाषा में? तो 26 को हो जाएगा तीनों में, किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं। क्षेत्रीय में कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी में कर सकते हैं, किसी भी भाषा में, मतलब जो कर सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? तो कौन सा है? आदर्श आवास घोटाला, 4G घोटाला, कोयला ब्लॉक घोटाला? तो क्या हो जाएगा? ए और सी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी, आदर्श आवास घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। 28 नंबर प्रश्न है, दहेज हत्या का अपराध, दहेज जो हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला, तो क्या है? महिला के मृत्यु कितने समय के भीतर, जो महिला की मृत्यु है कितने समय के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या समान परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए? तो कितने? तो हो जाएगा 7 वर्ष। विवाह के 7 वर्ष, 7 वर्ष के भीतर। 28 को हो जाएगा सी, विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज हत्या का मामला लग सकता है। मुस्लिम महिला, तो मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इधर अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित करता है? तो कौन सा मामला है? तो है मोहम्मद अहमद, क्या है? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। 29 का डी हो जाएगा करेक्ट। लोक सेवक आयोग, तो जो लोक सेवक आयोग शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 क्या है? 1860 की किस धारा के तहत की गई है? तो कौन सी धारा है? धारा 21 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में यस जरूर लिखना। आपको BNS पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा एग्जाम से पहले आपको पूरा करा दिया जाएगा और MCQ के रूप में रहेगा। आप जल्दी से याद भी कर सकते हो, समझ भी जाएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।